हेलो एवरीवन, आज 14 जनवरी 2026 है और मकर संक्रांति है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस करते हैं। मतलब क्या, हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी से ऐसे 8 से 10 टॉपिक लेते हैं और उन टॉपिक को हम एमसीक्यूज में कन्वर्ट करते हैं, वो भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड में। अब हालांकि स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हम अगर इन्हें कहें कि यूपीएससी की स्टैंडर्ड है तो ज़्यादा सही रहेगा। और उनका हम पूरा एनालिसिस करते हैं, 360 डिग्री एनालिसिस करंट अफेयर्स का, और स्टैटिक के साथ उसको हम जोड़ के यहाँ पे देखते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2 एमसीक्यू देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह का डिस्कशन है। और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिएगा। जैसे आपको वीडियो पसंद है वहीं पे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इससे हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ अर्जेंटीना के संबंध में। अब अर्जेंटीना में क्या हुआ है कि पेंटागोनिया क्षेत्र है। अर्जेंटीना का मैं मैप आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने मैप भी इसमें डालना शुरू कर दिया है, तो स्टूडेंट को पसंद आ रहा है ये। अगर आपने देख रखा होगा, यहाँ पे अगर आपने नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रखा है तो कुछ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका का मैप है, कुछ इस तरह से साउथ अमेरिका का मैप है। तो मैं इस मैप के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस रीजन में अर्जेंटीना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेंटागोनिया का मरुस्थल डेजर्ट देखा जाता है। अब इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, लेकिन ये पैसिफिक ओशियन को बॉर्डर टच नहीं करता। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट ऐसा बने कि पैसिफिक को टच करता है नहीं करता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट में आपकी इसकी चिली है, नॉर्थ में आपको पराग्वे और बोलीविया देखने को मिलेगा, जो दोनों कंप्लीटली लैंड लॉक कंट्री हैं। इस तरह से देखा जाता है किसी चीज़ को। आप देखिए लैंड लॉक्ड है, ठीक है, लेकिन उरुग्वे ईस्टर्न रीजन में है और ये पैसिफिक से बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ब्राज़ील और उरुग्वे ईस्टर्न में है, नॉर्थ में बोलीविया और पराग्वे है, वेस्ट में चिली आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पास है जिसे कहा जाता है ड्रेक पास, ड्रेक पैसेज भी इसको कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये लोकेशन एक तो आपने देख ली इसके बारे में। और ट्रॉपिक ऑफ वो कैप्रिकॉर्न अगर हम देखें यहाँ से गुजरती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट के बारे में, आग लगी है, ठीक है, ये बात है, लेकिन हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद हम अर्जेंटीना के और फैक्ट्स को भी एनालिसिस करेंगे और फैक्ट को जानेंगे। अर्जेंटीना इज बाउंडेड बाय द साउथ अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट एंड ड्रेक पैसेज टू द साउथ। मतलब कि अर्जेंटीना की पूर्वी सीमा में दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ये भी करेक्ट है, और साउथ में ड्रेक पैसेज उसका लगता है। ड्रेक पैसेज के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम स्टेटमेंट देखें कि द पंपास रीजन इज नोन फॉर फर्टाइल प्लेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पंपास क्षेत्र अपने उपजाऊ मैदानों के लिए जाना जाता है। ठंडे घास का मैदान है पंपास क्षेत्र और इसके लिए जाना जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके जोग्राफिकल फीचर्स को जानना जरूरी। देखिए, अगर आपने अर्जेंटीना का मैप, अगर आपने साउथ अमेरिका कुछ मैप देख रखा है, तो अर्जेंटीना का जो ये एरिया है उसमें आपको कई सारे जोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक तो एंडीज भी आपको देखने को मिलेगा, एंडीज जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जो ये वाला पार्ट है अगर आप देखेंगे एंडीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एकांकागुआ है। फिर अगर आप देखें, लेकिन एकांकागुआ कहाँ, चिली में है, अर्जेंटीना में नहीं है। फिर पंपास आपको घास के मैदान देखने को, जो भी उपजाऊ घास के मैदान है। फिर पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया जहाँ पर ये घटना हुई है, पेंटागोनिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक और रीजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अर्जेंटीना में, जिसे ग्रान चाको कहा जाता है, ग्रान चाको कहा जाता है, ठीक है, ग्रान चाको कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कौन कौन से रिवर अर्जेंटीना में बहती हैं, तो पराना रिवर अगर आप देखोगे इसमें बहती है, अर्जेंटीना से बहती है। पराग्वे रिवर भी अर्जेंटीना से बहती है, हालांकि ये कंट्रीज़ के नाम भी हैं। और उरुग्वे, ये फिर ये रिवर्स के भी नाम है, ये भी यहाँ पे बहते हैं, ठीक। अब आई थिंक एक फैक्ट आपको देखना है कि अकांकागुआ यहाँ पे स्थित है, चिली में स्थित है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपने देखा। अब अगर हम बात करें सीसा, जस्ता, पेट्रोलियम, टिन, ये सब यहाँ पे उत्पादन भी होता है, इन सब का भी उत्पादन होता है, ठीक। अब अगर हम देखें कुछ और फैक्ट्स के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में, आई थिंक हमने सफिशिएंट फैक्ट देख लिए हैं। देयर इज़ नो नीड टू नो मोर अबाउट अर्जेंटीना। इतनी सारी चीज़ देख ली। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज को जान लेते हैं। स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो कल कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है एक और एंगल, क्या ये ब्रिक्स का पार्ट है, तो देखिए ब्रिक्स के लिए प्रपोज किया गया था इसे, लेकिन इसने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से, नए जो उसके चीफ हैं उसने इनकार कर दिया है और ब्रिक्स का पार्ट नहीं है ये। 2024 में इसको ऑफर किया गया था। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 1945 में उनको रिकॉग्नाइज़ किया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ की लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानना था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेरो एकांकागुआ इज लोकेटेड टू पेंटागोनिया प्लेटू।
सेरो एकोंका गुआ पेंटागोनिया पठार में स्थित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सही आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट हम यहाँ पे शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या यहाँ पे बात हो रही है, अगले क्वेश्चन बात हो रही है इसके बारे में, किसके बारे, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसआर्मामेंट मैटर। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसआर्मामेंट मैटर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि इट वाज इस्टेब्लिश इन 1978 टू एडवाइज द यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन डिसआर्मामेंट इशू। इसको कब बनाया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निशस्त्रीकरण की सलाह देने हेतु, मतलब कि सभी देश हथियार छोड़ें इस तरह का। और इस बोर्ड में 15 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द डायरेक्टर UNIDIR। इनको मिला के यहाँ पे इतने 15 जितने सदस्य होते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोर्ड में अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा की जाती है। यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अब इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को यहाँ पे देखें तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में कुछ एडिशनल चीज़ आपको यहाँ पे जानने को क्या मिलेंगी। पहला ये है, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पे थोड़ा आपको बता दूंगा। आई थिंक जिन्होंने बनाया ये जो फॉर्मेटिंग में क्या हुआ कि ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन रिप्लेस हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का है, तो इसको मैं यहीं पे आपको इसके बारे में बता दूंगा। देखिए हाल में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं उन्होंने भारत के जो डिप्लोमेट हैं उन्हें क्या किया, 2026-27 का जो टेन्योर है उसमें निशस्त्रीकरण के डिसआर्मामेंट के लिए उनको चुना गया है, सलाहकार बोर्ड इन्हें नियुक्ति किया गया है। अब उसी के बारे में यहाँ पे फैक्ट था कि आखिर ये इसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में, और यहाँ पर पर्पज़ क्या था इसको बनाने का कि दुनिया को हथियारों से मुक्ति दिलाना है। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। अब जो भी इसके बोर्ड के मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो अलग अलग टाइम पे बदलते रहते हैं। और 2 साल में अगर हम बात करें कि इसकी समिट्स वगैरह भी होती रहती हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या भारत ने इस पर साइन किया, जाहिर सी बात है किस तरह का जो एग्रीमेंट है भारत ने भी साइन नहीं किया, लेकिन ठीक है इस तरह का जो बॉडी है काम यहाँ पे करती है। द चेयरमैन ऑफ बोर्ड इज अपॉइंटेड परमानेंट बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। जो बोर्ड के सदस्य हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा परमानेंट अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो परमानेंट नहीं, इसके सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट होगा एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है इनका, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। इनका नाम है डीवी वेंकटेश वर्मा इनका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में है, वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में है। अब यहाँ पे फूलों की घाटी के बारे में प्रश्न क्या है कि विद द रेफरेंस ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में आपको कथन बताने हैं। अब क्या क्या स्टेटमेंट है और न्यूज़ क्यों थी आपको मैं पहले बता देता हूँ कि पिछले 5 दिनों से वैली ऑफ फ्लावर्स में जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज साइट बोला गया है, उसमें आग लगी हुई, भीषण आग लगी हुई है। और उसमें एयरफोर्स वगैरह की मदद मांगी उत्तराखंड ने, किसको काबू पाना है, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब अगर वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो है कहाँ पर, उत्तराखंड। तो आपने यहाँ पे सुन लिया, उत्तराखंड के चमोली रीजन में आपको वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलता है, जिसको 1931 में खोजा गया था फ्रैंक एस स्मिथ ने जो कि एक पर्वतारोही थे, है ना, उन्होंने इसको खोजा था। और यूनेस्को में बाद में इसको क्या किया जाता है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। बाद में जब नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ ये मिल जाता है तो एक नंदा देवी बायोस्फीयर पार्क का एक और जोन बन जाता है। तो ये सारी बात आपको पता होना चाहिए, किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ का पार्ट है। और ये जास्कर जो रेंज है, अगर आपने भारत का मैप देख रखा होगा, ये सपोज करो लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो जास्कर और जो हिमालय के जो संक्रमण एरिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ग्रेल अंगूर के बारे में बात करें, चाहे फ्लैंक स्क्वेरल की बात करें, ब्लैक बियर की बात करें, तो ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आग लगी इसलिए न्यूज़ में था। लेकिन कुछ और यूनेस्को द्वारा ऐसे कौन कौन से वन्यजीव साइट हैं, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ साइट हैं जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, तो उनमें काजीरंगा भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो असम में है, उसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया। मानस को किया है, असम में ही है। केवला देव को कर रखा है यूनेस्को ने, जो कहाँ पे है, घाना राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। फिर सुंदरबन साइट्स को भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। अल्पाइन फूलों के
मैदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट्स को भी। इसके अलावा ग्रेट नेशनल पार्क है या कंचनजंगा, इनको भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक, तो नेचुरली अगर आप देखेंगे टोटल 7 साइट है यूनेस्को की जो नेचुरली क्या है, इनको रिकॉग्नाइज यूनेस्को ने कर रखा है। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, इट इज़ लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। इट फॉर्म अ कोर जोन ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अलॉन्ग विथ नंदा देवी नेशनल पार्क। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि एक तो क्या यहाँ पे 2 स्टेटमेंट इंक्लूड हो गए हैं, दूसरा यहाँ पे होगा तो ये तीसरा हो जाएगा। तो ये उत्तराखंड के चमोली में है ही, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर कोर जोन बन जाती है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, समशीतोष्ण जलवायु का यह पार्क पूरे वर्ष बर्फ मुक्त रहता है, तो हमेशा बर्फ मुक्त रहता है ऐसा यहाँ पे माना जाता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, हमेशा बर्फ मुक्त नहीं रहता। अगर हम बात करें सर्दियों में इसमें मोटी चादर आपको देखने को मिलेगी बर्फ़ की, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये न्यूज़ क्या थी कि वैज्ञानिकों ने फल मक्खी कि ओवरीज का स्टडी की ताकि यह समझा जा सके कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल्स होती हैं तो समय के साथ जो उनका सिस्टम है या उनकी मजबूती है या उनकी कार्य क्षमता कैसे बनाए रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्रोसोफिला फल मक्खी के कंटेक्स्ट में आपको इसको यहाँ पे समझना है। हालांकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, अब करंट अफेयर में था, हिंदू में था, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट अंडर गोज कम्प्लीटली मेटामॉर्फोसिस एंड हैज़ अ सिटिनस एक्सक्लोस्टन, इसे पूर्ण कायांतरित होता है, इसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। दूसरा, इट रिप्रोड्यूस स्लोली मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर द लेबोरेटरी, जिस तरह से धीरे धीरे प्रजनन करता है और इसलिए प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त है। तीसरा है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल ऑर्गेनिज्म टू बायोमेडिकल साइंस, जैव चिकित्सा अध्ययन में सबसे उपयुक्त मॉडल में से एक है। तो देखिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। मैं इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, कितना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। फल मक्खी ये आपको पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है ये भी आपको थोड़ा सा पता ही होगा इनके बारे में। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना किसी टाइम गंवाए। सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, जास्कर नदी के बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। जास्कर रिवर को लेकर न्यूज़ क्यों में थी कि लद्दाख में अभी जो बर्फ़ जमी हुई है, तो जास्कर नदी पर होने वाला जो चादर ट्रैक है, मतलब लद्दाख के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है उसमें जो जास्कर रिवर के ऊपर ट्रैक बनती है उसमें चादर ट्रैक होती है। पर्याप्त बर्फ़ न जमने के कारण इसको क्या किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि नदी की जो लेयर होती है ऊपर में बर्फ़ जम भी जाती है, लेकिन नीचे हमेशा उसमें वो लिक्विड फॉर्म में ही पानी रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जास्कर नदी के बारे में न्यूज़ है, तो जास्कर नदी के बारे में अगर आप देखें तो सिंधु नदी की बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी। आई थिंक मैंने इसमें मैप में डाल रखा है। 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाई। एक तो मुझे ये दिखाना था कौन कौन सी साइट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट है टोटल ओवरऑल। मैंने आपको पर्यावरण की साइट तो बता दी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया उत्तराखंड की कौन कौन साइट है। आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, बिहार के साइट्स हैं। तो ये सारी मैं भी आता हूँ, पहले यहाँ पे जास्कर के बारे में देख लें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये काराकोरम रेंज है ना, फिर उसके बाद ये लद्दाख रेंज आती है और जास्कर रेंज आती है। ठीक है ना, जास्कर रेंज आती है। तो जास्कर रिवर के बारे में यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडस रिवर के बारे में बात होती है कि यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये मैप से थोड़ा सा आपने यहाँ पे और लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप श्रीनगर की लोकेशन, जोजिला पास की लोकेशन आप देख सकते हैं, अक्साई चीन, काराकोरम पास। कल हमने सक्चगांव वैली के बारे में देखा था जो इस रीजन में पड़ती है ना, जो यहाँ पे सियाचिन के नॉर्थ में है। तो इस तरह से क्या मैपिंग भी आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन का है जिसमें आप ये साइड देख लीजिए, गुजरात में कौन कौन साइट यूनेस्को में रिकॉग्नाइज है ना। तो नेचुरली 7 हैं, कल्चरली 35 साइट्स हैं, मिक्स 1 साइट है यहाँ पे यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है। जितना PMF का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। इन केस कोई होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कमेंट ये करना है कि सबसे न्यू साइट कौन सी है जिसको यूनेस्को ने हाल ही में रिकॉग्नाइज किया है। चलिए, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि PDF मैं इसकी प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर हम बात करें जास्कर रिवर के बारे में, तो जास्कर नदी का उद्गम हिमालय से होता है, ये तो बात आपको थोड़ा सा पता ही होगी। और इसकी 2 मुख्य धाराएं, एक मुख्य धारा का नाम डोडा है ना, जो पांसीला दर्रा से निकलती है, और दूसरी मुख्य धारा का नाम कराग्या है और सपारा रिवर है ना। तो ये इन दोनों के फॉर्म में निकलती है जास्कर। अगर हम जास्कर के बारे में स्टेटमेंट देखें फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जास्कर इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, बाएं तीर से मिलने वाली दूसरी पूरी तरह लद्दाख में प्रवाहित होती है। दूसरा, जास्कर घाटी गहरी घाटी से इस नदी ने काटा है। यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। जास्कर गॉर्ज
जो है डीप कन्वे जिससे नदी काटा थी सर। रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ नियर बड़ा लाचा। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से ओरिजिन होती। क्या ऐसा है यहाँ पे? देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, है ना। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में आपको देखने को मिलेगा? आर्टेमिस मिशन के बारे में देखने को मिलेगा। विद द रेफरेंस ऑफ आर्टेमिस मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नासा ने पूरी तरह से, जो नासा का मिशन है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए किसका है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नासा का मिशन है। नासा ने इस मिशन को 1972 में शुरू किया था। 1972 के बाद जब उसने पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा के निकट भेजा, चंद्रमा भेजा, है ना। अब ये आर्टेमिस मिशन कार्यक्रम की दूसरी उड़ान जाने वाली है। अब ये आर्टेमिस मिशन कैसा क्रूड मिशन होगा जिसमें इंसान भी जाएंगे, और यह पहला इस मिशन होगा जिसमें SLS रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, और ओरियन अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष यात्री भी इसमें सवार होंगे। अगर हम आर्टेमिस मिशन के बारे में देखें 1972 में तो उसने पहली बार भेजा, लेकिन बाद में जब इसने शुरुआत की तो आर्टेमिस 1 जो मिशन गया, आर्टेमिस 1 मिशन गया 2022 में। 2022 में जब मिशन गया तो उसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, ठीक है ना। फिर आर्टेमिस 2 अगर हम देखें 50 वर्षों को समय लिया 1972 के बाद से लेकर अब जाके मनुष्य पहली बार फिर से मनुष्य को लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर ले जाएगा, कोई ऐसा मिशन होगा। अब मिशन की खास विशेषताएं क्या है कि 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, 3 नासा के रहेंगे और 1 कनाडा की स्पेस एजेंसी का रहेगा। मिशन 10 दिन का लगभग रहेगा। चंद्रमा के 4 उड़ान भरे फिर पृथ्वी में वापस लौट आएंगे, ठीक है ना। अब इसका पर्पज़ क्या है कि स्पेस में जो रेडिएशन उसकी स्टडी करना, ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है इसकी स्टडी करना, है ना। तो ये सारा काम किसका है यहाँ पे, इस मिशन का है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या। इट विल द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू द मून विसिनिसिटी इन 1972, चंद्रमा के निकट जाने वाला पहला मिशन था, होगा 1972 के बाद ये पहला मिशन होगा। दूसरा, इट वाज लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन द लूनार सरफेस पार्ट ऑफ मिशन। क्या ये अंतरिक्ष में लैंड करेगा? नहीं, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के आसपास ये चक्कर लगाएगा, लौट आएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि द क्रू वॉज ट्रेवल अबॉर्ड द ओरियन स्पेस लॉन्च्ड बाय द SLS रॉकेट। चालक दल SLS रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित ओरियन अंतरिक्ष यान से यात्रा करेंगे। तो पृथ्वी के वायुमंडल में तेज गति से जब उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस होंगे, फिर से वापस आएंगे, तो वहाँ पे ओरियन यान की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और ये पैसिफिक ओशन में उतरेगा, ठीक। ये बात आपने यहाँ पर देख ली। तो आर्टेमिस मिशन समझ लिया आपने कि नासा कार्यक्रम है मनुष्यों को पुनः चंद्रमा पर भेजने के लिए कार्यक्रम है, और भविष्य में मंगलयान पर भी भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मिशन है, आपको पता चल, जिसका पर्पज है लूनर गेटवे तैयार करना, चंद्रमा में स्पेस निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ को लेकर न्यूज में आया, क्यों? क्योंकि जो व्हाइट ड्वार्फ है अंतरिक्ष में चलते हुए कलरफुल शॉक वेव उत्पन्न कर रहा है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि जब भी कोई स्टार जिसका न्यूक्लियर एनर्जी समाप्त हो जाती है ना, वो क्या होते हैं, वो जो बचता है उसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, बौना तारा उसे कहा जाता है, श्वेत बौना तारा, ठीक। तो ये व्हाइट ड्वार्फ होता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो स्टार्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है जहाँ हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, और लगातार उससे क्या होता है, जो स्टार को एनर्जी मिलती रहती है। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है, तारा सिकुड़ने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो बाद में उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, या तो वो अगर आप देखें ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं या वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड्स करता है अलग अलग स्टार्स पर। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि दे आर सपोर्टेड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स बाय द इलेक्ट्रल डिजेनरेसी। ये इलेक्ट्रिक अपसारी दाब, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर द्वारा गुरुत्वीय संकुचन से संतुलित होते हैं। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कहीं ना कहीं। इनमें अरबों वर्षों तक नाभिकीय संलयन चलता रहता है स्टार्स में, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि दे आर डेंसर देन ऑर्डिनरी स्टार्स। सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि दे आर डेंसर, ये सामान्य और अधिक सघन लेकिन न्यूट्रॉन तारों से कम सघन होते हैं। इसका आंसर यहाँ पे सही 1 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। कुछ चीज़ें एडिशनल फैक्ट जो इसमें दिए गए हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है कि व्हाइट ड्वार्फ आर सपोर्ट बाय इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर। दूसरा, दे आर नॉट सपोर्ट फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, दे डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। ये व्हाइट ड्वार्फ सपोर्ट तो नहीं करते, जाहिर सी बात है, व्हाइट ड्वार्फ में तो भाई न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है वो प्रोसेस। तीसरा कि दे आर डेंसर देन नॉर्मल स्टार बट लेस देन न्यूट्रॉन स्टार। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि ये क्या कहते हैं, डेंसर होते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा बचता है और थोड़े में क्या सघन वो रह जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेके है
लगभग 2 दशकों बाद जो आरबीआई है उसने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। किसने? आरबीआई ने। तो आरबीआई कौन लाइसेंस जारी करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को? आरबीआई करता है। अब आखिर ये होते क्या हैं? तो इनकी कोई फॉर्मली लैंग्वेज वो तो नहीं है डेफिनेशन, लेकिन एक तरह के प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। अगर हम यहाँ पे इन्फोग्राफ मैंने डाल रखा है यहाँ पे, अगर आप देखें स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का देखें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें दो आपको देखने को मिले। एक तो अर्बन लेवल पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, दूसरा रूरल लेवल पर होते हैं। ये शहरी एरिया में क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करवाना। दूसरा रूरल लेवल पर। ठीक। अब अगर हम देखें रूरल में 2 कैटेगरी आती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर आती है, लॉन्ग टर्म आती है। शॉर्ट टर्म स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर PASC है। फिर वहीं अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में आपको स्टेट कोऑपरेटिव और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें शहरी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उनके बारे में, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनकी शुरुआत आपको 1904 के दौरान देखने को मिलेगी, जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट को बनाया गया था। बाद में अगर आप देखें 1912 में इसको रेगुलेशन करने के लिए एक्ट बनाया गया और पहली बार कोऑपरेटिव लोन देने की जो व्यवस्था है वो बड़ौदा में शुरू की गई। कहाँ पे? बड़ौदा में 1889 में। ठीक है। तो ये अब ये क्या सेवाएं देते हैं? तो चाहे हाउसिंग को लेकर फाइनेंस की सुविधाएं देना हो, ये भी अपने कोऑपरेटिव देते हैं। पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाते हैं, MSMEs को भी ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बात की जाए रजिस्ट्रेशन इनका कैसे किया जाता है, तो जितने राज्य के होते हैं जो शहरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, UCBs होते हैं, उनको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है? रजिस्टर किया जाता है, या उन्हें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत भी इनको रजिस्टर किया जा सकता है, जिसमें विवाद भी चल रहा था 2 साल पहले। इनका रेगुलेशन का उनका डबल रेगुलेशन हो रहा था। स्टेट गवर्नमेंट अलग कर रही थी, आरबीआई अलग कर रहा था। तो जो आरबीआई एक्ट 1949 है, आरबीआई एक्ट 1949 मतलब क्या? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, जिसमें आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग रिलेटेड जो काम होते हैं उसके संबंध में रेगुलेशन जारी करते हैं। जैसे लाइसेंस जारी करना हो, उसके काम डिसाइड करना हो, ब्याज दरें डिसाइड करना हो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का काम, मैनेजमेंट का काम, ऑडिट का काम, ये सब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि दे आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, दोनों में से किसी में भी रजिस्टर हो सकते हैं। दूसरा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स बोथ बैंकिंग एंड मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ UCB। भारतीय रिजर्व बैंक और उनके बैंकिंग प्रबंधन दोनों कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। प्रबंधन को स्टेट गवर्नमेंट नियंत्रित करती है, ना कि आरबीआई। तीसरा, आरबीआई है पावर टू इशू लाइसेंस टू UCBs अंडर द एक्ट ऑफ 1949 के अंतर्गत इनको लाइसेंस जारी करने का अधिकार। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको Please like, share and subscribe this channel.